गुड आफ्टरनून बच्चों कक्षा 11th की पार्ट 4 के अंतर्गत आज हमारी ये जो कक्षा होने जा रही है ना, इसमें हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपको जब मैंने जनरल हिंदी में, सामान्य हिंदी में जब आपको अपना कोर्स बताया तो मैंने ये कहा था कि जनरल हिंदी में हमारे 3 पाठ्य पुस्तकें रखी गई है। आरोह है, वितान और तीसरा हिंदी व्याकरण या रचना। तो आरोह आपके कोर्स में पुस्तक है, दूसरी वितान है और तीसरी रचना है, जिसमें हमने अपठित गद्यांश के अंतर्गत अपनी 3 वीडियो क्लासें ली और अपठित गद्यांश और पद्यांश हमें कैसे सोल्व करना है वह जाना और समझा। तो बच्चों, आज की भाग 4 की जो मेरी ये कक्षा होने जा रही है, इस कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह से अपना सिलेबस जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो हमने अपना सिलेबस प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आज हम अपनी आरोह पाठ्य पुस्तक को प्रथम बार जो है रीड करने जा रहे हैं। और आपको पता ही है, कक्षा 11th का सारा सिलेबस चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है। तो बच्चों, आपको आरोह और वितान पुस्तक आपने खरीद ली होगी। अगर नहीं भी खरीदी है तो बच्चों आप इसे खरीद लीजिएगा। तो कक्षा 11 की देखो, मेरे पास ये आरोह पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है कक्षा 11। कक्षा 11th पुस्तक का नाम है आरोह है, कक्षा 11 हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक है। तो ये इसका फ्रंट पेज जो हमें दिख रहा है ना, ये येलो कलर का पूरा फ्रंट पेज है। और इसमें हमारे जो लोक कलाएँ हैं ना, मांडने, वो देखो बच्चों यहाँ पर मंडे हुए हैं, अर्थात प्रिंट हुए हैं, छपे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज बच्चों भाग 4 की कक्षा के अंतर्गत हम आरोह पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे, इसे रीड करेंगे। इस पुस्तक के अंतर्गत मैं बता देती हूँ बच्चों, हमारा जो सिलेबस है ना, वो गद्य और पद्य 2 भागों में बटा हुआ है। जैसा हमने सिलेबस की क्लास के दौरान देखा था। कितने भागों में बटा हुआ है हमारा सिलेबस? 2 भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य में। तो देखो, हमारी जो इंडेक्स है ना, विषय सूची, उसमें हम गद्य खंड और पद्य खंड में कौन से पाठ है, उनके राइटर और पाठ नाम देखते हैं। तो गद्य खंड में बच्चों सबसे पहले हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का पाठ रखा गया है, नमक का दरोगा। फिर दूसरा है कृष्णा सोबती का मियाँ नसरुद्दीन। फिर सत्यजीत राय का अपू के 2.5 साल, बालमुकुंद गुप्त का विदाई भाषण, शेखर जोशी का गलता लोहा, कृष्ण नाथ का स्मृति में बारिश, मनु भंडारी का रजनी और कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़, नेहरू जी का भारत माता और सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप। ये हमारे गद्य खंड में पाठ रखे गए हैं, लेसन रखे गए हैं। इसके अलावा हमारा जो बच्चों पद्य खंड ना, उसमें हम कबीर, मीरा और इसके अतिरिक्त हम जो है ना रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार, अक्क महादेवी, अवतार सिंह पास और निर्मला पुतल की कविताओं को हम जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम अपनी आरोह पुस्तक से अपनी पाठ्य पुस्तकों का प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ बच्चों कि आरोह जो शब्द है ना, उसका अर्थ होता है ऊपर की तरफ जाना, सवार होना या चढ़ना, अर्थात ऊंचाइयों को छूना या बुलंदियों को छूना। तो यहाँ पर मैंने आरोह का अर्थ बताया। अब हम पहला जो हमारा पाठ है ना, मुंशी प्रेमचंद जी का पाठ नमक का दरोगा, उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आरोह पुस्तक में पेज नंबर 3 पर आप ध्यान देंगे, जिसमें लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद का पाठ जो है ना आगे, वह नमक का दरोगा हम देखेंगे। लेकिन पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। तो देखो, पेज नंबर 3 में बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अर्थात इन्होंने जीवन में साहित्य का स्थान नामक एक निबंध लिखा था बच्चों, और उस निबंध में इन्होंने साहित्य की विशेषता को बताया, हमें समझाया और कहा कि जिस प्रकार जादूगर जादू करता है और जादू की लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बना देता है ना बच्चों, जादू के माध्यम से, अपने मैजिक के माध्यम से, उसी तरीके से एक साहित्यकार भी अपने साहित्य की रचना के माध्यम से निर्जीव वस्तुओं में भी जान फूंक देता है और निर्जीव और सजीव आदि सभी में क्या करता है, आत्मा के दर्शन, उनके यथार्थ का बोध में करवा देता है। यह इन्होंने जीवन में साहित्य के स्थान में लिखा है। अब हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880, लम्ही गांव उत्तर प्रदेश,
प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और उपन्यास। सोजेवतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन कहानी संग्रह, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम इनके नाटक है, कुछ विचार विविध प्रसंग निबंध संग्रह है और देहावसान 1936 में हुआ। तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि बहुत ही शॉर्टकट में संक्षिप्त में यहाँ पर जो है पाठ्य पुस्तक में इनका इंट्रोडक्शन जीवन परिचय दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक छोटा सा गाँव है लम्ही, वहाँ पर 1880 में हुआ था। और इनके बच्चों माता पिता थे ना वह बहुत ही गरीब थे, अर्थात ये साधारण से गरीब परिवार से संबंध रखते थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। और यह जो जब छोटे थे ना तभी से इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था और पहले ये उर्दू में नवाब राय नाम से कहानियाँ लिखते थे और इनके अंदर देशभक्ति राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए इनके सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और उसे जला दिया। इसके बाद बच्चों इन्होंने जो है ना मुंशी दयानारायण एक सेठ थे जो कलकत्ता में एक प्रेस का संचालन करते थे, तो उनकी प्रेरणा से इन्होंने जो है फिर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। और इन्हें बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो नोवेल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, शरद चंद्र, उन्होंने इन्हें जो है मुंशी प्रेमचंद जी का नाम दिया। इसके बाद में तो जो है इनकी सारी रचनाएं प्रेमचंद नाम से ही प्रकाशित हुई है। और बच्चों उन्होंने इन्हें कथा सम्राट भी कहा था, अर्थात कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से भी मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। तो बच्चों इनका जन्म 1880 और मृत्यु जो है इनकी 1936 में हो चुकी थी। और जब यह देहावसान इनका हुआ था ना तब ये अपने गोदान उपन्यास की रचना कर चुके थे और मंगलसूत्र नामक एक उपन्यास लिख रहे थे जो कि इनका अधूरा रह गया था और उस उपन्यास को उनके बेटे अमृत राय जी ने पूरा किया। इसके अलावा बच्चों देखो इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि आदि लगभग 1 दर्जन से भी अधिक उपन्यासों का लेखन कार्य किया है। सोजे वतन इनका कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त बच्चों इन्होंने जो 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी है, तो उन 300 से भी अधिक कहानियों को मानसरोवर नामक एक पुस्तक में निकाला गया है जिसके 8 भाग है। तो बच्चों अगर आप इनकी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं ना तो मानसरोवर के 1 से लेके 8 तक, प्रथम भाग से लेके 8 तक भाग आप खरीद करके इनकी पूरी कहानियों को पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों इनके करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी 3 नाटक है और कुछ विचार विविध प्रसंग इनका निबंधों का संग्रह है जिसमें इनके निबंधों को संकलित किया गया है। तो हिंदी में कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में बच्चों महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनकी जो है छोटी क्लासों में आपने बच्चों पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, 2 बेलों की कथा है, ईदगाह है, काफ़ी सारी कहानियाँ आपने पढ़ी, देखी और सुनी होगी। लेकिन आपके कोर्स में नमक का दरोगा रखी गई है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों इनकी रचनाओं के बाद में लिखा गया है प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी मिली लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो बच्चों इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता और सरकारी नौकरी इन्होंने कुछ समय की लेकिन बाद में ये स्वतंत्र लेखन कार्य करने लग गए क्योंकि इनके मन में देशभक्ति की भावना थी। और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में बच्चों ये जो है ना लेखन कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, नौकरी में काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, तो उनको देखते हुए इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और फिर ये स्वतंत्र लेखन कार्य करने लग गए और राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के भले के लिए यह है अपनी जो रचनाएँ हैं उनकी रचना करने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य इनका सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अर्थात बच्चों इनके जीवन का जो भी संघर्ष था ना वह उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा है। इसीलिए बच्चों इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा है। आदर्शवादी रचना
रचनाएं, यथार्थवादी रचनाएं और आदर्श और उन्मुख यथार्थवादी रचनाएं। इस प्रकार इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा है, आदर्श और उन्मुख यथार्थवादी रचनाएं भी कहा जाता है। अर्थात उनमें आदर्श की बात कही गई है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यथार्थ भी दिखाया गया है कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यह जब ऐसा ध्यान में रखकर लेखक अपनी रचना लिखता है तो बच्चों उसे आदर्श और उन्मुख यथार्थवादी रचना कहा जाता है। अब देखो आगे बच्चों पेज नंबर 5 में कहा गया है, यहाँ दी गई नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। यह एक आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल बच्चों उर्दू अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत ही आदर्श, बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ही ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वर्ती, असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य भी कह सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है नमक का दरोगा कहानी 1914 में यह प्रकाशित हुई थी। पहली बार इसका प्रकाशन 1914 में हुआ और यह बच्चों इनकी एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने असत्य के ऊपर सत्य की और धन के ऊपर जो है धर्म की जीत हमें देखने को मिलती है या दिखाई है। तो बच्चों इस कहानी के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन कोर्स में शामिल होने के कारण अब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंसीधर नामक पात्रों ने किया है। और कहानी के जो मुख्य पात्र है ना, केंद्रीय पात्र जिनको लेकर कहानी रची गई है, प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती है, उनमें पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंसीधर जी मुख्य है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंसीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर इन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल का अर्थ होता है बच्चों नौकरी से निकलवा देना, क्योंकि बच्चों जब ये नमक का दरोगा के अंतर्गत हमें एक नमक का दरोगा यानी इंस्पेक्टर के रूप में देखने को मिलते हैं जो जांच करने के लिए जाते हैं। और अलोपीदीन जो है एक बहुत बड़ा पंडित अर्थात सेठ है जो चोरी छुपे नमक का व्यापार करता था। और जैसे ही उसकी सच्चाई इनके सामने आती है तो वह उन्हें क्या करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दायर करा दिया जाता है। लेकिन सेठ की बच्चों इतनी प्रतिष्ठा है, इतना उसके पास में धन और पैसा है कि वह इन्हें नौकरी से हटवा देता है और कुछ समय बाद वह जेल से छुटकर आ जाते हैं। लेकिन वह इनकी ईमानदारी से बच्चों इतने प्रभावित होते हैं कि लास्ट में उन्हें ही अपनी जो सारी संपत्ति थी ना उसका मैनेजर बना देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है, लेकिन असत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। किसका सर? मुंशी या पंडित अलोपीदीन का, अर्थात वो पराजय स्वीकार कर लेते हैं। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराधबोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक बार तो पंडित अलोपीदीन को बहुत बुरा लगता है कि मैं शहर का जाना माना व्यापारी सेठ हूँ, बनिया हूँ और मुझे ही इस लड़के ने, छोटे से इंस्पेक्टर ने, दरोगा ने गिरफ्तार करवा दिया। तो बदला निकालने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें उनकी नौकरी से तो हटवा देते हैं। लेकिन बच्चों उनकी आत्मा जो है ना इस बात को अच्छे से स्वीकार करती है कि उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया, बंसीधर जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं ही गलत था। इसीलिए वो बंसीधर के आगे हार मान लेते हैं, पराजय मान लेते हैं, अर्थात सिर झुका लेते हैं और उन्हें सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करके अंत में जो है उन्हें कहते हैं कि आप सदैव वही दरोगा बने रहें। बेमुरौवत का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखने वाला, जिसे व्यक्ति किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के लालच में, प्रलोभन में लाकर खरीद नहीं सके। तो कहने का तात्पर्य है कि आप वैसे ही हमेशा बने रहें और मेरा जो सारा जो कार्य है, बिजनेस है, व्यापार है, उसे आप संभालें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसी तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर ये कहानी बड़ी ही बखूबी के साथ प्रस्तुत करती है। कहने का अभिप्राय है कि बच्चों इस कहानी में
असत्य के ऊपर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय हमें देखने को मिलती है। तो यह नमक का दरोगा एक ऐसी कहानी है बच्चों, जिसमें लास्ट में अंत जहाँ पर कहानी का होता है वहाँ तक हमें हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारे जो प्रशासन है, उसमें आज किस तरीके से रिश्वतखोरी व्याप्त हो गई है, घूसखोरी व्याप्त हो गई है, जमाखोरी और जो है भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, उन सभी की सच्चाई जो है, उनकी पोल जो है वो इस कहानी में बंसीधर जी के माध्यम से, अलाउद्दीन जी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने खोल कर रख दी है। तो यह सारी चीज़ें हमें इस कहानी के माध्यम से, सारी बातें हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलती है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पे से हमारा विश्वास उड़ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई नज़र आने लगती है। तो यह कहानी नमक का दरोगा कहानी हमें एक तरीके से धर्मनिष्ठता, ईमानदारी, परोपकार, साहस आदि की जो है प्रेरणा, प्रोत्साहन देती है और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के भ्रष्टाचार को बच्चों हमारे सामने लाकर रख देती है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कहानी की मूल जो भाषा है वो अवधी है, हमारी जो खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन इसमें जो है ना बच्चों संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव और अंग्रेजी और ग्रामीण और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे अधिक हमें उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द देखने को मिलेंगे। और इसका कारण बच्चों यह है कि यह हिंदी में जब आए थे ना, हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था, तो उससे पहले बच्चों ये उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। इसीलिए इनकी इस कहानी में हमें उर्दू शब्दों का प्राबल्य या बाहुल्य देखने को मिलेगा। तो बच्चों इस कहानी को जो है ना हम यहाँ से रीड करना प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों इस यहाँ पर आप देखिए पेज नंबर इसके अंतर्गत है, जब नमक का दरोगा। तो बच्चों कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा। इसे आप देखो बच्चों यहाँ पर जो है ऑनलाइन भी इसको आप रीड कर सकते हैं, कहानी को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से अपनी किताब में इस कहानी को पेज नंबर 6 पर देखिएगा। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा या दारोगा, दारोगा का अर्थ होता है बच्चों इंस्पेक्टर। तो नमक का जो इंस्पेक्टर है, नमक डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे बंसीधर जी, तो इसी आधार पे इसका टाइटल शीर्षक रखा है नमक का दारोगा। कहानी का हम शुरुआत कर रहे हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे। अर्थात यहाँ तक हमने इसकी 4 लाइनें रीड की है। तो इसे मैं समझा देती हूँ कि बच्चों नमक का दरोगा कहानी में जो पंडित बंसीधर जी हैं, उनका रोल जो है ना, भूमिका है, वो नमक के दरोगे के रूप में देखने को मिलती है। तो नमक का एक नया डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया और सभी लोग उस डिपार्टमेंट में क्या था, आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ था, फायदा था। तो सभी लोग किसी न किसी तरीके से छल कपट करके, रिश्वत देके, घूसखोरी करके कैसे भी उस डिपार्टमेंट में नौकरी लगे जाना चाहते थे। और अधिकारियों के पो 12 थे। पो 12 का मतलब होता है बच्चों, अर्थात उनके लिए धन का रास्ता खुल जाना, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए बड़े अधिकारियों को उन्हें प्रसन्न रखना पड़ता था, उन्हें रिश्वत देनी पड़ती थी। पटवारगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी शब्द उर्दू का है सर बच्चों, और बरकंदाजी का अर्थ होता है बच्चों चौकीदारी। बंदूक लेकर जो हाथ में चलता है ना सिपाही, जो चौकीदारी करता है, तो उसी प्रक्रिया को, चौकीदारी को ही उर्दू में बरकंदाजी कहा जाता है। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे और फारसी का प्राबल्य था। अर्थात जिस समय बच्चों इन्होंने ये कहानी रची थी ना, उस समय चारों तरफ जो है अंग्रेज़ों का शासन था और उसी दौरान 1914 में इनकी ये कहानी प्रकाशित होकर सामने आई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बंसीधर जी
नमक के दरोगे के रूप में या दरोगा के रूप में नमक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो उस समय चारों तरफ अंग्रेज़ों का और ईसाइयों का ही बहुमत था, उनका प्रचलन था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो बच्चों इस लाइन का मतलब यह है कि प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के अर्थात जो अधिकारी थे ना, ब्रिटिश शासनकाल था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों के अधिकारी ही उस समय उच्च पदों पर हासिल थे, उच्च पद पर विराजमान थे, तो उन्हें कुछ करके किसी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी तरीके से कूटनीति अपना करके सभी जो लोग हैं ना नमक का दरोगा पद प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात उस डिपार्टमेंट में जो है वह नौकरी प्राप्त कर लिया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नन लीर की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अर्थात उस समय जो है प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी भी लिख रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, उसको ध्यान में रखा और कुछ समय के लिए उन्होंने अपना लेखन कार्य रोक करके वह नौकरी की तलाश में बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही बच्चों वो नौकरी की तलाश में बाहर निकले, उनके पिता उन्हें समझाना शुरू किया और वह कहने लगे उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। देखो बच्चों मुहावरा है, घास फूस की तरह बढ़ना चली जाती है, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। तो उसके पिता समझाते हैं कि तुम्हारे जो है लड़कियां हैं घर में, 3 इनके बेटियां थी, तो वह जल्दी से जो क्या है बड़ी होती जा रही है, कल को उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, तो कहाँ से हम इतने पैसे लाएंगे, व्यवस्था करेंगे, तो तुम जो है नौकरी करो अच्छे से। और नौकरी में जो है वो रिश्वत लेने का भी उन्हें जो है परामर्श देते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहले लिखा था पो 12 होना यानी धन का लाभ होना, ये भी मुहावरा था। फिर यहाँ पर एक और मुहावरा आया घास फूस की तरह, अर्थात बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के ही बढ़ते चले जाना। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाहें चढ़ाए और चादर पर होनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इससे वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं समझदार हो, विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित हो वह समझो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो वह नौकरी की तलाश में जाते हुए मुंशी प्रेमचंद जी को क्या करते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं और कहते हैं बंसीधर को सलाह देते हुए कि बच्चे, आज तक मैंने जीवन भर में अपने अनुभव के माध्यम से जो भी कमाया है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। और देखो उन्होंने कहा है कि अगर तुम नौकरी करोगे ना, तो सरकारी नौकरी में तो मासिक वेतन आप सभी को पता है, 1 महीने से पेमेंट आता है, तनख्वाह आती है और वह ऐसे ही तुरंत ही खर्च हो जाती है। तो उन्होंने देखो पीर की मजार, मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत बच्चों जो मजार होती है ना, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, लेकिन तुम्हें ऊपरी आय का ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह पीर के मजार पर अनाप शनाप चढ़ावा आता है ना, उसी तरह तुम भी अनाप शनाप रिश्वत लेकर, अर्थात रिश्वतखोरी करके, घूसखोरी करके अपनी आर्थिक स्थिति को जो है बहुत ही सुदृढ़ अच्छी बनाओ, अपने घर और परिवार का ध्यान रखो। तो मैंने जीवन भर के अपने अनुभव के माध्यम से जो कुछ भी कमाया है वह अनुभव मैंने तुम्हारे सामने यहाँ रख दिया है। आगे वह कहते हैं कि इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चले
पड़े, चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मबल ही उनका सहायक था। अर्थात वह नौकरी की तलाश में चल गए। लेकिन बच्चों, जब नौकरी की तलाश में वो अकेले जा रहे थे तो रास्ते में उनका कोई सहायक, कोई मित्र नहीं था। इसीलिए लेखक ने लिखा है कि उनका मित्र धैर्य ही था, बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक अर्थात उनका मार्गदर्शन करने वाली थी, और आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे। जाते ही नौकरी या नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित अर्थात नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही न था। वरद मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो वह फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शकुन। शकुन का अर्थ होता है बच्चों शुभ मुहूर्त है, और वरद का अंतर्गत बूढ़ा, और कलवार शब्द का अर्थ होता है बच्चों जो शराब बनाता है ना वह व्यक्ति, उसे कलाल या कलवार कहा जाता है। और सूल, सूल का अर्थ होता है बच्चों कांटे की तरह चुभना। जैसे ही उनके घर पे ये सूचना मिलती है कि मुंशी बंसीधर जी को क्या मिल गई है, सरकारी नौकरी मिल गई है, और नमक के डिपार्टमेंट में उन्हें जो है नौकरी मिली है, और वो भी इंस्पेक्टर दारोगा पद पर वह नियुक्त हुए हैं, तो उनके घर वाले अपने आप में प्रसन्न हो जाते हैं। और जो उनके कर्जा मांगते थे ना वो भी खुश होते हैं। उनको उम्मीद बनती है कि हाँ हमारा कर्जा अब आ जाएगा, क्योंकि उनकी आमदनी जो है ना अब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एक तो मासिक वेतन, महीने की तनख्वाह मिलेगी, साथ में ऊपरी आय भी होगी अर्थात वो रिश्वत से भी काफ़ी पैसे कमाएंगे, तो अपने कुछ ही दिनों में अपना थोड़ा जो भी कर्जा है ना वो हमें वापस चुकता कर देंगे। और इस तरीके से सभी प्रसन्न होते हैं, जो कर्जा मांगते हैं वो भी प्रसन्न और खुश हो जाते हैं। लेकिन पड़ोसी जो थे ना आसपास में, जो भी उनके घर के आसपास में पड़ोसी रहते थे, उनके हृदय में सूल उठने लगते हैं, अर्थात उन्हें बहुत ही बुरा लगता है अर्थात वो ईर्ष्या भावना के कारण जलने लगते हैं कि उनकी इतनी अच्छी नौकरी लग गई, और इनकी अब तक जो आर्थिक दयनीय स्थिति थी वो अब सुधर और अच्छी हो जाएगी, और इनकी गणना भी अब गांव के अच्छे परिवारों में होने लगेगी। तो बच्चों पेज नंबर 7 तक हमने इस कहानी को रीड किया है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि इस कहानी में बच्चों हमें जो है नमक का दरोगा अर्थात पंडित बंसीधर जी के माध्यम से असत्य पर सत्य तथा अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत देखने को मिलती है। तो पहले जो 1.5 पेज जो हमने पढ़ा है इसमें यही बताया है कि बंसीधर जी नौकरी की तलाश में निकलते हैं और नौकरी उन्हें तुरंत मिल जाती है। नमक का दरोगा डिपार्टमेंट में जिसमें लोग जो है ना रिश्वत खिला करके उसमें नौकरी करने के लिए आ रहे थे, नौकरी लगना चाह रहे थे, वहाँ पर ये बहुत ही ईमानदारी से नियुक्त हो जाते हैं, और इनके परिवार वाले खुश होते हैं कि अब तो मासिक वेतन तो आएगा जो आएगा, ऊपरी आय भी हमें मिलेगी और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आगे की कहानी बच्चों हम अगली क्लास के अंतर्गत देखेंगे, रीड करेंगे।